Hello everyone, welcome to A9 Education. Friends, this is our set 15. इससे पहले हम 14 सेट्स कवर कर चुके हैं जिसमें 280 क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आपको दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद प्लीज जाकर उन सारे के सारे वीडियोस को देख लीजिए और अपना एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। So we have question number 1 here. On which among the following occasions Bombay was handed over to Britishers by Portuguese? किस ओकेजन पे बॉम्बे जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया गया था पुर्तगीज के द्वारा? ओके, वन से। So we have right answer here is marriage of Charles II with Portuguese princess Catherine of Braganza. ये चार्ल्स टू जो थे ना, इनका जब मैरिज हुआ था, इनका विवाह हुआ था पुर्तगीज प्रिंसेस से जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रागांजा। तो इस ओकेजन पे पुर्तगीज ने चार्ल्स टू को बॉम्बे हैंड ओवर कर दिया था, ब्रिटिशर्स को बॉम्बे हैंड ओवर कर दिया था। और ये किस ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1668 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who has established London Muslim League in 1908? ये 1908 में लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सैयद आमिर अली। अच्छा, ये सैयद आमिर अली ने लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना एस्टैब्लिशमेंट करी थी 1908 में। और ये फर्स्ट मुस्लिम थे, जो फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, जो कि जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइमरी काउंसिल इन 1909, जो कि जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइमरी काउंसिल जो था ना 1909 का, इसके फर्स्ट इंडियन मेंबर थे। ओके, और इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी है जिसका नाम आप नोट कर लेंगे, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स आपको क्या क्या देखने को मिल गए कि लंदन मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सैयद आमिर अली ने की थी। किस ईयर में की थी? तो 1908 में की थी। और ये जुडिशियल कमिटी ऑफ प्राइमरी काउंसिल के मेंबर भी फर्स्ट इंडियन मेंबर भी थे। और ये काउंसिल कभी ऑर्गेनाइज की गई थी? ये ऑर्गेनाइज की गई थी 1909 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैनिफेस्टो नोन एज फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ओके, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब was brought out by which among the following organization? ये जो मैनिफेस्टो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया था? दैट इज फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। तो ये दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन के द्वारा, HSRA। इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका फुल फॉर्म जो है वो आप याद रखेंगे। HSRA का फुल फॉर्म क्या होगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये HRA जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये 1924 में फाउंड किया गया था। और इसके जो मेंबर्स थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जादू गोपाल मुखर्जी। ओके, तो ये तीनों जो मेंबर्स थे 1924 में HRA का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। उसके बाद यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है ये 1928 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। और चंद्रशेखर आजाद जो थे ना, इसके फाउंडर थे, इसके ऑर्गेनाइजर थे। ठीक है, जो कि सॉरी, ये 1928 में नहीं किया गया था। ये जो HRA है ना, ये बाद में 1928 में आके मिल गया था। और ये HSRA जो स्टैब्लिश किया था चंद्रशेखर आजाद ने, ये 1924 में किया था। ओके, तो 1924 में HSRA का एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने किया था। और 1928 में ये जो HRA है वो भी इसमें ऐड हो गया था। ओके, so next question here is Public Service Commission Charles Atchison. Okay, Royal Commission on Public Service Lord Isling और Royal Commission on Superior Civil Services Lord Viscount Lee। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी एस्टैब्लिशमेंट दी गई है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है।
तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं आपके यहाँ पे करेक्ट है, वो आप नोट कर लेंगे। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे इसका फाउंडेशन ईयर भी दिया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। ये पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी आपसे सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो किस ईयर में फाउंड किया गया था। तो वो फाउंड किया गया था 1886 में। रॉयल कमीशन जो है ऑन पब्लिक सर्विस, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस, ये 1912 में किया गया था। और रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज जो कि लॉर्ड डिस्काउंट ली ने किया था, ये कभी किया था, ये किया था 1923 में इन्होंने किया था। ये सारे नाम और सारे ईयर्स भी आपके लिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज करेक्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, आपको यह बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड इन जुलाई 1946। ओके, सेकंड देख लेते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 9 December 1946. Okay. Muslim League boycotted the first meeting. Okay. Dr. Sachindranath Sanyal was temporary president of first meeting. Okay. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सचिंद्रनाथ सान्याल जो है ये टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे ये फर्स्ट मीटिंग के। ये तो आपका सही है। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली जो है इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, ये भी सही है। मुस्लिम लीग ने इसको बायकॉट किया था, ये भी सही है। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये हेल्ड हुआ था जुलाई 1946 में। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हो जाते हैं। और ये मुस्लिम लीग जो है ना ये बायकॉट किया था फर्स्ट मीटिंग को, ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है। अब आपको कितनी बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था या रिजेक्ट किया था, बायकॉट किया था। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और फर्स्ट टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन थे ये भी आपसे पूछा जाता है। तो मतलब यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स जो है ना इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। So we have next question. Which of the following statements are correct? First option is Cornwallis established a regular police force in India to maintain law and order and zamindars were relieved from their police work. Okay. Second option देख लेते हैं। Indians were excluded from all the superior posts in the police department during 19th century under British rule. Okay, ये तो आपका सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। इन द बिगनिंग द ब्रिटिश पुलिस मॉडल वॉज फॉलोड टू ऑर्गेनाइज इंडियन पुलिस। तो ये आपका गलत हो जाता है। ये आपका गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो ये ब्रिटिश पुलिस मॉडल था ना वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और इनका जो मेन एम था वो क्या था? ठीक है, ये ओल्ड इंडियन सिस्टम जो था ना, ओल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ थानास इन डिस्ट्रिक्ट अंडर दरोगा। ओके, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ये ओल्ड इंडियन सिस्टम जो था उसको खत्म करने के लिए ये सारी की सारी चीजें लाई गई थी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन एंड सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements are correct with respect to Lord Dalhousie? लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ब्रोक आउट इन इंडिया इन 1857। ठीक है, ये सही है आपका यहाँ तक। Soon after the departure of Lord Dalhousie from India. Okay, Lord Dalhousie's annexationist policy has caused great discontent. तो ये आपका दोनों ही ऑप्शन जो है ये सही हो जाता है। 1857 के टाइम में लॉर्ड डलहौजी थे और ये जो इनका एनेक्सेशन पॉलिसी था इसकी वजह से 1857 रिवॉल्ट का ये वन ऑफ द मेन रीजन था। तो ये बोथ आंसर आपका, ये दोनों आंसर ही सही हो जाता है। सो वी हैव राइट आंसर हियर इज बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट नहीं है। सी यहाँ पे आंसर्स तो आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सारे के सारे जब आप दोबारा भी वीडियो को पॉज करके देखते हैं तो ये सारे के सारे ना आंसर्स आप ऑप्शंस आप पढ़ा कीजिए। तो ऑप्शंस पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये करेक्ट नहीं था तो क्यों नहीं था, और उसके बाद जब एक्सप्लेनेशन करते हैं वहां पे चीजें सारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है। So, the Regulating Act 1776 was the first step to regulate the affairs of company. Okay. तो यहाँ पे जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1776 था वो फर्स्ट स्टेप था। ठीक है, ये आपने देख लिया। थर्ड क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सारे के सारे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर हम एलिमिनेट करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 established the dual system of गवर्नेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, ये ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, इसको इसने इंट्रोड्यूस किया था, स्टैब्लिश किया था। तो यहाँ पे हो जाते हैं आपके सारे के सारे आंसर्स गलत। अब सारे के सारे आंसर्स गलत क्यों हो जाते हैं ये आप देख लीजिए। ये डबल सिस्टम जो है ना, ड्यूअल सिस्टम जो है ना, ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू। ओके। फिर आपका देख लीजिए, ये जो वारेन हेस्टिंग्स हैं ये फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में भी इसको याद करने का तरीका बताया था कि जो पहले गवर्नर का पोस्ट था उसको इन्होंने हैशटैग लगा दिया, बन गए वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल। ओके। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट था उसमें आपको 1776 दिया हुआ था। नहीं, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1776 कुछ नहीं था, रेगुलेटिंग एक्ट था 1773, जो कि फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का। ओके। कंट्रोल करने का और इंडिया में उनका रेगुलेशन कैसा होगा इसको डिसाइड करने का। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड हम काफी सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स हर एक क्वेश्चन में चेंज रहते हैं। सो आपने अगर वीडियोस नहीं देखा है तो आप देखिए और आप अपना एक नोट्स प्रिपेयर कीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपने लिख लिया और सारे के सारे पॉइंट्स आप उसके नीचे लिख सकते हैं। आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम में जाते हैं ना तो उस सेंटेंस से आप कीवर्ड्स की पॉइंट्स और ईयर ढूंढते रह जाते हैं। सो आप बस जिस टॉपिक पे नोट्स बना रहे हैं ना उस टॉपिक को आप फोकस कीजिए, आप उसको हाईलाइट कीजिए और उसके नीचे सब पॉइंट्स, जैसे कभी हुआ था 1935 में हुआ था, किसके टाइम में हुआ था नाम लिख दिया, क्या क्या हुआ था, ये फीचर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसका आउटकम क्या था, ये सारी की सारी चीजें हमने लिख दी। तो इस तरीके से आप अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए जो कि एग्जाम के टाइम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी 26 दिसंबर को आई थिंक बिहार एसआई का एग्जाम होने वाला है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना आपके लिए उस एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशिएंट और मिडिवल के भी कुछ क्वेश्चंस मैं एग्जाम से पहले लेके आऊंगी, और आप लोग करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, बिकॉज 40 to 50 क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है वो बिहार करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से ही रहता है। तो एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम है, काफी कम है, तो आप रिवीजन करते रहिए और जो भी वीडियोस आप देखते हैं उसका एक शॉर्ट नोट आप उस वक्त ही प्रिपेयर कर लीजिए। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पार्ट कौन नहीं है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, so our first option is this act provided for setting up
of the Federation of India comprising British Indian provinces, ठीक है, ये देख लेते हैं। डायरची जो है ये रिप्लेस किया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, ये आपका सही हो जाता है यहाँ पे। और फेडरेशन ऑफ इंडियन कंपेरिजन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, ये आपका सही है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। द पोस्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड परमानेंट, ये नहीं हुआ था, इस टाइम में नहीं हुआ था। दूसरा देख लेते हैं कब हुआ था, क्यों हुआ था, ये भी हम बाद में देख लेंगे एक्सप्लेनेशन में। द डायरची वॉज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, जो कि हमारा राइट आंसर ये यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका द पोस्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मेड परमानेंट। ये कभी हुआ था? द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज इस्टेब्लिश्ड, ये कभी लाया गया था? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 में लाया गया था। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो पोस्ट था ना, इसको एबोलिश कर दिया गया था किस ईयर में? 1947 में इसको हटा दिया गया था। So we have question number 10 here. Which of the following is not the provision of Government of India Act 1935? So देखिए क्वेश्चन वही है, 1935 से रिलेटेड ही है, और फिर यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट्स आपको चेंज मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, 1919, 1935, साइमन कमीशन, ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आपसे क्वेश्चन, क्रिप्स इंडिया मिशन, तो ये सारे के सारे पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हम बहुत जल्द इसके सेपरेट वीडियोस भी बनाने वाले हैं। सो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है? दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायराज, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पूछा क्या जा रहा है। बहुत बार हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं ना, इस कीवर्ड को ध्यान नहीं रखते हैं, इस कीवर्ड को फोकस नहीं करते हैं, और हम टिक लगा देते हैं। उस हिसाब से ऑप्शंस भी अगर हमें कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दे दिया तो हम गलत टिक लगा के चले जाते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि करेक्ट इनकरेक्ट जो है ना, उसको आप यहाँ लगा दीजिए। सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन वी हैव इज दिस एक्ट एंडेड द सिस्टम ऑफ डायरची। फिर दूसरा क्या है? द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ ब्रिटिश इंडिया एंड सम और ऑल ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं बर्मा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। तो आप जैसा देख रहे हैं ये हाईलाइट किया हुआ है, ये गलत है। बट फिर फोर्थ ऑप्शन हम देख लेते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन थस इंक्रीजिंग द फ्रेंचाइजी फ्रॉम 7 मिलियन टू 35 मिलियन पीपल, ऐसा जो भी है। ये बर्मा बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया और द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, तो डायरेक्ट इलेक्शन तो इंट्रोड्यूस किया गया था इस टाइम में फर्स्ट टाइम, ये आपका सही हो जाता है यहाँ पे। तो बर्मा जो है ना, ये 1885 में इंडिया का पार्ट हुआ था, ना कि 1935 में हुआ था। और बाकी सारे के सारे जो आपसे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो सही है, ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो सही है। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। Who was the chief of National Council of Education formed in 1906? अब यहाँ पे देखिए आपको दो चीजें, दो तीन क्वेश्चन एक में ही ये हो गया है। अब सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये 1906 और किस रीजन से इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको मैंने बता रखा है कि आईएनसी से रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं और रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सो आईएनसी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो आपको 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप वहां से जाके सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। सो ये 1906 जो है ना, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि स्वराज जो है, स्वराज वर्ड जो है, जस्ट अ मिनट, स्वराज वर्ड जो है ना, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये आईएनसी सेशन हुआ कहाँ था? ये हुआ था आपका कैलकाटा में हुआ था। और इस सेशन को लीड किसने किया था? तो इस सेशन को लीड किया था दादा भाई नौरोजी ने। और फर्स्ट टाइम स्वराज वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। सो आगे देख लेते हैं 1906 से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये चीफ ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो 1909 में स्टैब्लिश किया गया था, उसके चीफ कौन थे? उसके चीफ थे आपको अरविंदो घोष।
So next question we have, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था सूर्य सेन के द्वारा, और ये किस ईयर में किया गया था, ये किया गया था 1930 में। अच्छा, इनको ना मास्टर दा भी कहा जाता है, तो ये आप इनका याद रखिएगा। और ये सूर्य सेन के द्वारा और अनुशीलन समिति ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही, इन दोनों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन में और मास्टर दा ने मिलकर 1930 में क्या किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गांधी अंडरस्टूड द फैक्ट ऑफ नॉन वायलेंस फ्रॉम द टीचिंग ऑफ। इसमें से 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये जो नॉन वायलेंस जो है ना, ये गांधी जी ने कहाँ से सीखा है, कहाँ से लिया। तो ये उन्होंने सीखा है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से। ठीक है, अब इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, अद्विता, ये सब तो ऑप्शंस हो नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको ये आंसर नहीं भी पता है तो, बुद्धिज्म और जैनिज्म, क्योंकि जीव हत्या बुद्धिज्म और जैनिज्म यहीं पे, या फिर जो नॉन वायलेंस का जो थ्योरी है वो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में ही आपको देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which ranked the first among the influences which molded गांधी। गांधी जी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो गांधी जी के लाइफ पर किसी भी उपनिषद या फिर किसी का पड़ा है, वो किसका पड़ा है, वो उपनिषद है, कुरान है, बाइबल है और गीता है। तो ये सबसे ज्यादा गीता का उनपे इफेक्ट है उनकी लाइफ में, तो ये आप याद रखेंगे। गांधी जी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस को, जो चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, आप उसको इजी में नहीं लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस आपको स्टेट पीसीएस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, आप प्लीज, अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज, मैं मेरे हर एक वीडियो में कहती आ रही हूँ, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में पिन करके बताइए, सो दैट कि हमें ये समझ में आए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह जा रही है। और साथ ही साथ सिर्फ हिंदी बाइलिंगुअल लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रही हूँ कि हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम हो रही है वो बताइए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि हमें एक्सप्लेनेशन में कुछ और भी ऐड करनी चाहिए या इमीडिएट बेसिस पे हमें कुछ और भी वीडियोस लाने चाहिए जो कि जरूरी है, तो प्लीज आप हमें वो सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ये फिट इंडिया मूवमेंट जो था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका दूसरा नाम क्या था, इसका दूसरा नाम था इन हिंदी अगस्त क्रांति, अगस्त मूवमेंट। ओके, ये हुआ कभी था, ये आईएनसी के सेशन में महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942, ये डेट आप एग्जैक्ट याद रखेंगे, क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1842, ठीक है। और इस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इसी वक्त जो है, और आप मुझे जरा एक बात बताइए, ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन काफी कम लोग जानते होंगे कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, ये स्लोगन दिया किसने था। हम साइमन गो बैक का स्लोगन याद रखते हैं, वंदे मातरम याद रखते हैं, डू और डाई याद रखते हैं, सारी चीजें याद रखते हैं, लेकिन ये क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन किसने दिया था, आज ये देख लेते हैं। ये साइमन, ये मैंने विकिपीडिया से लिया है और वहां पे ये चीजें दी हुई थी। साइमन गो बैक और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये दोनों ही जो आपका स्लोगन है ना, ये दिया गया है यूसुफ मेहराली के द्वारा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पर्सन हो जाते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। सो क्विट इंडिया मूवमेंट कभी हुआ था, उसको क्या कहा जाता है, किसने ये स्लोगन दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट को कहा जाता है अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को
दूसरा वर्ल्ड वॉर चल रहा था और ये स्लोगन जो है साइमन गो बैक और फिट इंडिया मूवमेंट, ये दोनों ही स्लोगन किसने दिया? ये दिया यूसुफ मेहरानी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। INA was formed in INA, ठीक है, इसका फॉर्मेशन किस ईयर में हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या है, किसने इसका फॉर्मेशन करा था, ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो INA का फॉर्मेशन कभी हुआ था? 1942 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। और इसका इसका फॉर्मेशन किसने किया था? ये एग्जैक्टली जो इसके कमांडर इन चीफ थे ना, ये थे आपको मोहन सिंह, जो कि 1942 तक थे और फिर 1942 से लेके 1943 से लेके 1945 तक आपके ये सुभाष चंद्र बोस जी हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज और याद रखना है कि INA को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आजाद हिंद फौज के नाम से। सो हु वाज एसोसिएटेड विद INA, तो हम इससे पहले भी कर चुके हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, in which country Indian Independence Committee was formed during the British era? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे के सारे कमिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडेशन, ऑर्गेनाइजर, फाउंडर, ईयर, ये एम, सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीजें आप याद कर लेंगे। सो वी हैव क्वेश्चन, इन विच कंट्री इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी वाज फॉर्म्ड? ब्रिटिश के टाइम में ये इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी जो है वो किस कंट्री में फॉर्म किया गया था? तो वो फॉर्म किया गया था कहाँ? जर्मनी में, ठीक है। और इसको इंडियन इंडिपेंडेंस कमिटी को, ये आपको कभी कभी बर्लिन कमिटी के नाम से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का ही दूसरा नाम क्या है? बर्लिन कमेटी, ठीक है। और जर्मनी में हुआ था, किस ईयर में हुआ था? ये भी नोट कर लीजिए, 1914 में। अब जब ये 1914 में हुआ था तो उस वक्त चल रहा था वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one has not been correctly matched regarding the year of establishment? आपको यहाँ पे कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के नाम दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका जो स्टैब्लिशमेंट ईयर दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो आपको बताना है कि ये संस्कृत कॉलेज का स्टैब्लिशमेंट, रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे वी हैव राइट आंसर, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो है ना, ये 1865 में नहीं, ये 1857 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसी वक्त आई थिंक बॉम्बे यूनिवर्सिटी भी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का भी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो यहाँ पे संस्कृत कॉलेज जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1824 में। रूड़की इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कभी स्टैब्लिश किया गया था? 1854 में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। और 1916 में जस्ट इसके बाद इससे रिलेटेड क्या है? अब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी और आपको रिकॉल भी हो जाएंगी। तो 1917 में महात्मा गांधी गए थे चंपारण सत्याग्रह में, उन्होंने वहां पे भाग लिया था, ठीक है। और ये जो शुक्ला जी के कहने पे, राजकिशोर शुक्ला के कहने पे ये चंपारण गए थे और ये 1916 में ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन के टाइम में ही राजकुमार शुक्ला से इनकी मुलाकात हुई थी, ओके। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC, फिर से फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख लेंगे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसका
ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, INTUC के ऑर्गेनाइजर कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किस ईयर में किया था, तो 1920 में किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप ये सारे के सारे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे, सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। और क्वेश्चंस के अंदर भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स डाले हैं और इसके एक्सप्लेनेशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगा। और 20 क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको ऐसे सीखने को मिली है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी कमी लगती है हमारे इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।